हेलो दोस्तों। मेरा नाम मोहित मेहता है और मैं मार्केट में काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में जो है हम लोगों ने देखा था मारुति सुजुकी के मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में शेयर बाजार के बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक कवर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आज। इनफैक्ट इस वेबसाइट पे जो है मैं चार्ट आपको नहीं दिखाऊंगा, चार्ट के लिए क्योंकि मैं खुद ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ। तो चार्टिंग जो है हम आगे चल के आगे के वीडियोस में ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी मारुति सुजुकी शेयर उठा रखा था, तो हम इसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमको ये एनालिसिस बता रहा है। एनालिसिस में क्या है कि ये क्योंकि मशीन जनरेटेड है तो ये अपने आप ही उठा लेता है किसी कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स। तो किसी भी कंपनी में जो इसको कुछ पॉजिटिव बातें दिखती हैं या कुछ नेगेटिव बातें दिखती हैं तो वो ये यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी रीड की जा सकती हैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी कंपनी में ट्रेड करने से पहले। हालांकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सिस्टम अपने आप उठा रहा है। तो कोई दो बातें उसको पॉजिटिव लगी तो उसने बता दी, ठीक है, और कोई तीन चार बातें उसे नेगेटिव लगी तो उसने दिखा दी। इसके ऊपर जो है आप लोगों को खुद थोड़ा गो थ्रू और करना पड़ेगा। इनफैक्ट हम पूरी वीडियोस के दौरान जो पूरा अपना एनालिसिस देखेंगे या ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन को जब हम रीड करना सीख जाएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड रहने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिखा रहा है पीयर कंपैरिजंस। पीयर कंपैरिजंस का मतलब ये होता है कि इसी सेक्टर में, इसी इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनीज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ पर जो है वो हमने जो कंपनी ली है ये मारुति सुजुकी है। यहाँ पर ये इसी सेक्टर की महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुस्तान मोटर्स के साथ इसका कंपैरिजन दिखा रहा है। दोस्तों, आप लोग अगर स्क्रीनर वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको ये यहां तक दिखाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तक, यहां तक की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। इसके आगे की इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने इस एडिट कॉलम्स में जाके ऐड करी है। आप चाहो तो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसा लगता है कि इसमें से यूजफुल है। यहां पर जो है वो काफी सारी और चीजें दे रहा है, जिस जो आपको अगर ऐसा लगता है कि ये इसमें से आप कुछ ऐड करना चाहते हो कंपैरिजन करने के लिए तो आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने फिलहाल इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेल्स पिछले क्वार्टर की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट में जो ग्रोथ है ये सेल्स में ग्रोथ है, ये प्रॉफिट में ग्रोथ है। उसके बाद पीई रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके अलावा इंडस्ट्री का पीई क्या है, सेल्स में ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, ये सब चीजें मैंने जो है वो ऐड की हुई हैं इसमें। तो आप चाहो तो अपनी अकॉर्डिंग जो है वो कुछ एडिशनल चीजें भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों, यहां से जो है वो बिल्कुल क्लियर कट जो है आपको एक कंपैरिजन मिल जाता है। ये करंट मार्केट प्राइस हो गई, यहाँ पर आपका प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया। अच्छा, प्राइस अर्निंग रेशियो में जो है वो मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्राइस अर्निंग जितना कम होता है वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए आपको जो है वो कम पैसा लगाना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला, इस चीज को मैं दोबारा जो है वो फिर से पॉइंट आउट कर देता हूँ कि ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो कि 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो इन चीजों का कोई खास ऐसा रिलेवेंस नहीं रहता। तब तो हम सिर्फ ट्रेंड के ऊपर ही चलते हैं। ठीक है, बेसिकली उस वक्त सिर्फ ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है और एक मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं, तो फिर ये चीजें जो है वो मैटर करती हैं कि वो शेयर आपको उस वक्त सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। पीई की वैल्यूएशन अगर कम है दैट मींस कि वो शेयर आपको उस वक्त सस्ता मिल रहा है। इसी तरीके से जो है वो आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर ली थी और कुछ अगर इसमें से रह गई होगी तो वो आगे कवर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये दे रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स को दोस्तों समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस समझना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस ही है। नीचे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर ये पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज और ये है कि यहाँ पर हमको दिखा रहा है स्टैंड अलोन और कॉन्सोलिडेटेड। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी सिर्फ अपनी बैलेंस शीट के बारे में जब इंफॉर्मेशन देती है तो उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन। और दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि ये इतनी बड़ी कंपनी है जिस तरह से मारुति सुजुकी है या और जो निफ्टी 50 या फिर और भी जितनी जो बड़ी कंपनी है, इन लोगों ने कई बार क्या किया होता है कि इन्होंने दूसरी कंपनीज में भी 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग इनकी होती है। बेसिकली एक्विजिशन इन लोगों ने दूसरी कंपनीज का भी कर रखा होता है। तो उस केस में जो है ना
उन कंपनीज के भी, क्योंकि यही मालिक हैं, तो सबकी बैलेंस शीट और सबके प्रॉफिट एंड लॉस को क्लब करके पीएनएल बनता है, जिसको कंसोलिडेटेड फिगर्स में देते हैं, कंसोलिडेटेड पीएनएल या फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलते हैं उसको। तो ये हमारा कंसोलिडेटेड पीएनएल है। मतलब ये कि इसकी खुद की जो इसने काम किया, खुद जो इसकी फाइनेंशियल्स हैं वो तो इसमें है ही, प्लस जिन दूसरी कंपनीज को इन्होंने कभी एक्वायर किया था जिसमें 50% से ज्यादा इनकी होल्डिंग है, उसकी इंफॉर्मेशन को भी जो है वो इसमें क्लब कर लिया गया है। आप चाहो तो यहाँ से स्टैंड अलोन भी देख सकते हो। हालांकि आप अगर इसकी स्टैंड अलोन और को देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं इसमें। पीएनएल को जो है वो 1 बाय 1 कवर करते हैं दोस्तों। सबसे ऊपर दे रखा है सेल्स। किसी भी कंपनी की जो सेल होती है, ये तो बहुत ही सिंपल है कि किसी भी कंपनी ने जो भी सेल करी, मारुति सुजुकी है, इसने जो भी गाड़ियां बेची होंगी, तो गाड़ियां बेची होंगी, या फिर मान लीजिए कि गाड़ी बेचने के अलावा, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां, हो सकता है कि कुछ और छोटे मोटे सेल या सर्विस देती हूँ, बट मेजरली तो हमें जो है वो जो जानकारी है कि ये कंपनी गाड़ियों में ही सेल करती है। तो ये 88 करोड़ की इसकी सेल है मार्च 2022 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इसकी ये सेल थी। ये ईयर ऑन ईयर जो है वो पीएनएल दे रखा है। यहाँ पर ये इसकी ग्रोथ दे रखी है सेल्स की, मतलब कितनी जो है वो सेल में ग्रोथ हुई। जैसे यहाँ पर सेल घट गई है तो ये नेगेटिव में चली गई है, फिर यहाँ बढ़ गई है तो ये पॉजिटिव में चली गई है। यहाँ पर सेल की ग्रोथ बता दी है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है यहाँ पर। उसके बाद जो है आपका ये, क्योंकि देखो कोरोना वाला टाइम था तो यहाँ पर जो है ये घटी है, फिर उसके बाद घटी है, उसके बाद ये फिर इसमें हाइक आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो है उसमें सबसे पहले इन्होंने दे रखा है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का मतलब ये कि गाड़ी बनाने के लिए इनको जो भी मटेरियल लगता होगा, वो मटेरियल की क्या कीमत लग रही है, वो है 77%। मतलब लाइक टोटल एक्सपेंस, अगर इन्होंने लाइक इस साल में 82,550 करोड़ करीब करीब का इनका जो है टोटल एक्सपेंस है, तो उसमें से 75% जो एक्सपेंस है इनका, वो इनका मटेरियल के ऊपर खर्च हुआ है। करीब 2% जो है वो इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर खर्च हुआ है। एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर 5% खर्च हुआ है, जो एम्प्लॉय की सैलरीज वगैरह जा रही होगी, या फिर एम्प्लॉय का पीएफ, ईएसआई, इस किस्म के जो एक्सपेंसेस होंगे। और अदर कॉस्ट के ऊपर इनका 12% खर्च हुआ है। मतलब कंपनी कहीं रेंट भी पे करती होगी, कहीं कंपनी के रिपेयर मेंटेनेंस भी होंगे, कहीं कंपनी के और खर्चे होंगे, कुछ ऑफिस मैनेज करने के, कहीं मतलब और जो भी अलग, लाइक अदर देन इन तीनों के अलावा और जो भी कंपनी के खर्चे हो सकते हैं, वो सारे के सारे खर्चे इनके अदर कॉस्ट में हो गए। इसमें इंटरेस्ट का खर्चा नहीं है। बैंक से अगर कोई ब्याज ले रखा होगा तो वो अलग से दिखाते हैं यहाँ पर, वो अलग से यहाँ पर दिखाते हैं। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का खर्चा जो है वो सेपरेटली दिखाना होता है बैलेंस शीट में। तो उसके अलावा आपका मैन्युफैक्चरिंग ऊपर हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, उसके अलावा जो भी दूसरे खर्चे होंगे, मान लीजिए कोई किसी वकील से कंसल्टेंसी ली होगी, किसी सीए की फीस होगी, और कोई भी ऐसा खर्चा, वो सब आपके अदर कॉस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज मार्जिन दे रखा है, ठीक है, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो टोटल कितना परसेंट आया है इनका। उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पर दे रखी है अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब ये कि एक कंपनी की जो मेन जो उसका बिजनेस है, मेन जैसे मारुति सुजुकी गाड़ियां बेच रही हैं, तो गाड़ी बेचने के अलावा इन कंपनी की कुछ अदर इनकम भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कुछ स्क्रैप होगा, मान लीजिए स्क्रैप बेच दिया होगा, ठीक है, तो वहां से कुछ इनकम आई होगी, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इन कंपनी के अपनी कोई बिल्डिंग हो जिसको इन्होंने किराए पे दिया हो, तो इस किस्म की कुछ अदर इनकम हो सकती है। वो अदर इनकम जो है वो यहाँ पर कंपनी ने बताई है। इसके अलावा अदर इनकम का टोटल बेसिकली 1748 करोड़ है, जिसमें कि एक्सेप्शनल आइटम माइनस में जा रहा है। ये जो अदर इनकम है नॉर्मल, ये बेसिकली वही है जो मैंने आपको अभी बताया, कि इसमें कोई स्क्रैप की सेल हो सकती है, कोई रेंटल इनकम हो सकती है, या फिर कोई और इनकम जो कि इनके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं करती। ये यहाँ पर माइनस में जा रहा है एक्सेप्शनल आइटम। तो मुझे लगता है कि ये एक्सेप्शनल आइटम बेसिकली वो होते हैं जो कि लाइक एक आपके जो है वो एक रेगुलर फ्लो में नहीं है। मतलब रेगुलरली जो है वो आपको आपकी वो इनकम नहीं है, एक अचानक से ही वैसा हो गया। सपोज कि मान लीजिए कि मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि नॉर्मली तो आपके बिजनेस में नहीं आता, ठीक है, नॉर्मली आपको वहां से अर्निंग आती भी नहीं है, ठीक है, बट सडनली इस साल ऐसा कुछ हो गया कि वहां से एक अनएक्सपेक्टेड रेवेन्यू आ गया, ठीक है, तो उसको जो है हम एक्सेप्शनल आइटम में लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये फिगर आप अगर देख रहे होंगे तो कंपैरेटिवली आपको काफी कम नजर आएगी। उसके बाद इंटरेस्ट पे, ये इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट है जो कि बैंक का ब्याज, बैंक से या फिर कोई शॉर्ट टर्म लोन चल रहा हो, कोई लॉन्ग टर्म लोन बैंक से चल रहा हो, या फिर किसी एनबीएफसी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई इन्होंने लोन लिया है कंपनी ने, तो उसका इंटरेस्ट का खर्चा यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ये कि कंपनी की जो भी एसेट्स हैं वो एसेट्स में घिसावट, कि कोई भी एसेट
ये जब हम यूज करते हैं तो वो टाइम के साथ पुरानी होती चली जाती है और खत्म होती रहती है धीरे धीरे। तो हर एक एसेट के लिए एक पर्टिकुलर रेट से जो है वो डेप्रिसिएशन को पीएनएल में लगाना होता है कंपनी को, ठीक है। तो ये वो फिगर है। उसके बाद दोस्तों ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब कि हम लोगों ने सेल में से अपने सारे खर्चे घटा दिए और सारे खर्चे घटाने के बाद टैक्स देने से पहले हमारा क्या प्रॉफिट आया। तो टैक्स देने से पहले जो कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल मतलब 21-22 में कंपनी का जो प्रॉफिट आया है वो आया है 4582 करोड़। ये 18% का टैक्स लगा है। 18% का टैक्स लगाने के बाद टैक्स के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हो गया कि टैक्स लगने के बाद का जो प्रॉफिट। उसके बाद अर्निंग पर रेशियो ये दे दिया है। अर्निंग पर रेशियो, अर्निंग पर शेयर का मतलब ये हुआ कि जब इस प्रॉफिट को पर शेयर में डिवाइड किया गया, मान लीजिए कंपनी के पास मान लीजिए 100 शेयर हैं, ठीक है, या 1 लाख शेयर है, तो 3766 करोड़ को डिवाइडेड बाई 1 लाख करेंगे, जो भी आएगा वो आपका अर्निंग पर शेयर हो गया। मतलब हर एक शेयर के अगेंस्ट जो है वो अर्निंग को डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों ये है डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट बेसिकली यहाँ पर जो दिया गया है वो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि मान लीजिए कंपनी ने जो भी डिविडेंड दिया होगा, ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जो भी डिविडेंड दिया गया होगा उसका जो है वो इस अर्निंग पर शेयर के हिसाब से उसका परसेंटेज निकाल दिया गया है। मतलब अर्निंग पर शेयर का कितना परसेंट इन्होंने पैसा दिया उसको इन्होंने परसेंटेज में दे दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 124 का 48% निकालोगे तो करीब 60-61 रुपए आएगा। इसका मतलब करीब इतना इन्होंने डिविडेंड दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दे रहा है कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों सीधा बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। दोस्तों ये है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब दोस्तों ये हुआ कि कंपनी ने मार्केट में जो शेयर इशू करे थे और उसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स के खुद के जो शेयर हैं, ठीक है, वो उन सबका टोटल, ये कंपनी के 100% शेयर जो हैं उनकी टोटल वैल्यू, बेसिकली उनकी जो उस वक्त फेस वैल्यू थी, ठीक है, फेस वैल्यू कंपनी के शेयर्स की क्या है, तो ये फेस वैल्यू। अच्छा दोस्तों यहाँ पर जो शेयर की जो वैल्यू है ये मार्केट वैल्यू नहीं है, ठीक है। आज की डेट में जो है वो मार्केट वैल्यू अगर इसकी 9000 कुछ है, ठीक है, तो ये वो वैल्यू नहीं है। कंपनी का शेयर वैल्यू का मतलब कि कंपनी जब स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग के बाद शुरुआत में जो उसने प्राइस रखा था। आपका आ जाता है इक्विटी कैपिटल, वही हो गया शेयर। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है रिजर्व। रिजर्व्स का मतलब ये होता है कि कंपनी जब ईयर ऑन ईयर अपना बिजनेस करती है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट करती रहती है, तो सपोज कि मान लीजिए साल के एंड में किसी कंपनी ने 500 करोड़ का प्रॉफिट किया, ठीक है, तो वो जो पैसा प्रॉफिट का बचता है उसको वो आगे चल के रिवर्स में ऐड करती रहती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये पीएनएल में जो है हम लोग, जैसे यहाँ पर ये प्रॉफिट आ गया, मान लीजिए यहाँ पर ये प्रॉफिट आ गया 3766 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो ये 3766 करोड़ जो है ना वो इनके रिजर्व्स में ऐड हो जाएगा। इसलिए ये फिगर जो है ना वो आपको काफी बड़ी फिगरें दिख रही हैं क्योंकि इसमें पिछले कई सालों का प्रॉफिट ऐड है। उसके बाद दोस्तों ये है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बेसिकली बैंक से पैसा लिया गया है या फिर जो है वो किसी एनबीएफसी से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर किसी भी जानकार से ली हुई जो बोरोइंग्स होती हैं, जो उधार लिया है कंपनी ने, वो फिगर जो है वो यहाँ पर आ रही है। उसके बाद दोस्तों ये है अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज का मतलब इसमें आ जाता है दोस्तों ट्रेड पेबल्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स और अदर लाइबिलिटी। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेड पेबल्स का मतलब जो है कि बिजनेस से रिलेटेड आपको जो देनदारी है, किसी से आपने माल लिया होगा, कुछ सामान लिया होगा, उससे रिलेटेड देनदारी ये हो गई। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स कि किसी कस्टमर से आपने कोई एडवांस ले लिया, बेसिकली कस्टमर ने एडवांस में पैसा दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, और इनका सामान अभी जाना है, तो ये एक तरीके की हमारे ऊपर देनदारी है। उसके अलावा फिर ये आ जाता है अदर लाइबिलिटी आइटम्स। अदर लाइबिलिटी आइटम्स का मतलब दोस्तों जैसे कंपनी को मान लीजिए टैक्स की कोई लाइबिलिटी होगी कंपनी के ऊपर, ठीक है, या फिर और भी कोई लाइबिलिटी जो कि डायरेक्टली ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी स्टाफ की सैलरी अभी नहीं गई होगी, या फिर किसी का भी कोई और एक्सपेंसेस, मान लीजिए कोई बिल्स हो गए, यूटिलिटी बिल्स हो गए, या कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि कंपनी को हर महीने करना होता है बट अभी तक ये पे नहीं किया है। क्योंकि बेसिकली दोस्तों बैलेंस शीट 31 मार्च को बनती है, तो 31 मार्च वाले दिन जो भी देनदारी खड़ी होती है वो सब यहां पर आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में जो है
वो कंपनी के पास जो जो एसेट्स हैं वो सब आ रहा है कि क्या क्या है कंपनी के पास, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर, व्हीकल। ये तो दोस्तों नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मतलब बेसिकली क्या क्या एसेट्स कंपनी के पास हैं। उसके बाद दोस्तों ये आ जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी मशीनरी, अगर कोई बिल्डिंग आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि कंपनी बनवा रही है, ठीक है, लाइक कोई प्लांट होगा मान लीजिए कंपनी का, या कोई ऑफिस हो, बिल्डिंग हो, या फिर कोई मशीनरी जो कि अभी असेंबलिंग के लिए दे रखी है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर मशीनरी अंडर असेंबलिंग है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका पैसा दे दिया गया है, तो ये बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस है। ये काम चल तो रहा है बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके लिए पैसा दे दिया गया है, ठीक है, ये वो है। इसलिए जो है इस इंडस्ट्री में ये वैल्यू हमेशा काफी ज्यादा दिखेगी आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो दोस्तों नाम से ही क्लियर है कि कंपनी ने हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा हो, या फिर खुद जो है वो अपनी कहीं कोई और इन्वेस्टमेंट कर रखी हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ये आ रहा है अदर एसेट्स की, बेसिकली और कंपनी की एसेट्स क्या क्या हैं, ठीक है। जैसे कंपनी के पास इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब दोस्तों कि जो भी स्टॉक है इनका, मतलब लाइक इन्वेंट्री में जो है वो इनकी कोई गाड़ी भी होगी, ठीक है, या फिर कोई हो सकता है कि स्टॉक जो है वो रॉ मटेरियल पे इन्होंने माल खरीदा हुआ होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो सब चीजें इन्वेंट्रीज में आ जाती हैं। उसके बाद दोस्तों आपका है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब दोस्तों कि इन्होंने जो भी अपना सामान बेचा उसकी अगेंस्ट इनकी लेनदारी है, इनको लोगों से पैसा लेना है, तो ये जो है वो पैसा इनको लेना है लोगों से। कैश इक्विवेलेंट। दोस्तों यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका कैश, आपकी एफडी, या फिर कोई भी ऐसी एसेट जिसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एफडी करा ली, या फिर मैंने कोई बॉन्ड ले ली है, ठीक है, या फिर मैंने कोई एसआईपी करा ली, कोई भी ऐसी एसेट जिसको कि इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको कैश और कैश इक्विवेलेंट में बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है लोन्स एंड एडवांस। लोन्स एंड एडवांस का मतलब कंपनी ने खुद किसी को लोन दिया है, मान लीजिए किसी स्टाफ के ऊपर एडवांस होगा, ठीक है, या फिर कंपनी ने खुद किसी को लोन दिया है, मतलब, तो ये चीजें जो है वो लोन्स एंड एडवांस में कवर हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ये है अदर एसेट आइटम। अदर एसेट आइटम का मतलब ये कि इनके अलावा कोई भी और ऐसी एसेट, मान लीजिए कि सपोज की कंपनी को जो है वो कहीं कोई इनका रिफंड बनता है, मान लीजिए कोई जीएसटी में टैक्स ज्यादा गया हुआ है, कहीं कोई एडवांस टैक्स गया हुआ है, कोई इनकम टैक्स में कोई इनको टीडीएस की रिकवरी है, मतलब लाइक गवर्नमेंट से कोई एक्स्ट्रा पैसा चला गया है, तो वो पैसा इसमें कवर हो जाएगा।